अब ये आज जो है हम सेकेंड ईयर AHDP गाइनोकोलॉजी, इसमें हम बांझपन के हार्मोनल कारण जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बांझपन के हार्मोनल कारण, हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स का मादा पशुओं के बांझपन में बहुत अधिक महत्व है। जब भी मादा पशु में इनकी कमी होती है या ये अत्यधिक मात्रा में किसी कारणों से स्रावित होते हैं अथवा बाह्य रूप से शरीर में किसी भी तरह से इंजेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो इंट्रामस्कुलर, सबकट, आईवी या परओस यानी कि बाई माउथ आदि माध्यम से, तो भी पशु में निम्न रोग हो जाते हैं। तो पशु में बांझपन या नपुंसकता के लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं, पशु बांझ हो जाता है। तो कई बार हम फील्ड में जब जाते हैं और हमारी गलती से अगर हमने अच्छी तरह से डायग्नोज नहीं किया और कोई इस तरह का इंजेक्शन हमने दे दिया, तो बजाय हम पशु का ट्रीटमेंट करने के उसको बांझ करके आ जाते हैं, नपुंसक करके आ जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो इसको बड़े ध्यान से जो है हमने इसको सुनना है। तो इसमें कारण सबसे पहला है सिस्टिक ओवरी। सिस्टिक ओवरी, इसके उपनाम है सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन, सिस्टिक ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरियन सिस्ट और सिस्टिक काउ, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका सिस्टिक ओवरी का परिचय हम कर लेते हैं पहले। ओवरी की वह स्थिति जिसमें ओवरी पर एक बड़ा सिस्ट फफोला यानी कि फॉलिकल बनता है, जो आकार में 2 से 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तथा उसमें तरल पदार्थ फ्लूइड भरा। इसके कारण से पशु बार बार अनियमित रूप से पशु मध्य में आता रहे अथवा हमेशा ही मध्य में बना रहता है एवं पशु गर्भित नहीं हो पाता, ऐसे फफोले को सिस्टिक ओवरी कहते हैं। यानी कि उस फफोला वो फूटता नहीं है, ओवा बाहर नहीं आता। तो जब तक वो ओवा बाहर नहीं आता तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता और प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो इसलिए वो फफोला फूटता नहीं है, सिस्ट जो है बन जाती है, बार बार हार्मोन रिलीज होता है इससे, तो फॉलिकल वो उस पर बना रहता है। और जब ये बना रहता है तो नेक्स्ट जो है वो गाय हीट में नहीं आती या वो हीट में बनी रहती है। तो इसके 3 प्रकार की ये सिस्ट हैं। पहली सिस्ट है फॉलिकुलर सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट। दूसरी है ल्यूटियल सिस्ट और तीसरा है सिस्टिक कार्पस ल्यूटियल। तो देखिए, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट ये दोनों तो ओवा के फूटने से पहले की है, फूटता नहीं है। ओवा बाहर रिलीज नहीं होता, फॉलिकल जो है फफोला फूटता नहीं है, ओवा बाहर नहीं आता। लेकिन जो सिस्टिक कार्पस ल्यूटियस है, इसमें क्या होता है कि फफोला फूट जाता है, ओवा रिलीज हो जाता है, उसकी जगह डिप्रेशन बनता है। तो ये वहाँ पे जो है बन जाती है सिस्ट, इसको सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो हम इसको पहले सबसे फॉलिकुलर सिस्ट को ले लेते हैं। जो ये फॉलिकुलर सिस्ट है और ल्यूटियल सिस्ट है, इनमें दोनों की दोनों ये जो है, इसमें अनओवुलेटरी ओवा नहीं रिलीज होता, अनओवुलेटरी। इसे एडिम उत्सर्जित सिस्ट भी कहते हैं। इसमें LH हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होता है। अब LH हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है हमें पता होना चाहिए। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, आपको पता है, रिलीज होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कम मात्रा में हार्मोन आया तो ग्राफिन फॉलिकल जो है रप्चर नहीं हुआ और सिस्ट बनी रहती है। LH जो है क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइज का मतलब है उसको फफोले को एक स्थान से गलाने वाला, क्योंकि एक जगह से जब उसका मुंह बनेगा, जैसे पकड़ने पर पस ये जो एब्सेस जो है फूटती है तो उसका मुंह बनता है, इसी तरह से ये LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एक जगह से उसको इस तरह से कर देता है ताकि वो फफोला फूट जाता है और ओवा रिलीज हो जाता है। तो ये जो सिस्ट है ये बनी रह जाती है, इसी सिस्ट को फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। यह है एस्फुटिक सिस्ट, 10 दिन या इससे ज़्यादा तक बनी रहती है तथा इसका व्यास 2 से 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें तीन लक्षण हैं।
फॉलिकुलर सिस्ट के 3 लक्षण हैं। अगर जिस गाय में फॉलिकुलर सिस्ट है वो 3 तरह के लक्षण जो है वो हमें दिखाएगी फील्ड के अंदर। ये नोट करने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। पशु हमेशा लगातार ताप में रहता है यहाँ तो, जिसको हम निम्फोमेनी कहते हैं। पशु रुक रुक कर ताप में आता है, फ्रीक्वेंट स्ट्रेस। तीसरा, पशु का ताप में ही नहीं आना यानी कि एनस्ट्रेस। इस रोग में पशु तीनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, या तो हीट में रहेगा, रुक रुक हीट में आएगा, और यहाँ आएगा ही नहीं हीट में। यह सिस्ट दोनों ओवरी पर भी हो सकती है। देखिए ये डिफरेंशिएशन है ध्यान से, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल का। फॉलिकुलर सिस्ट दोनों ओवरी पर भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, मल्टीपल भी हो सकती है। तो जैसे हम पर रेक्टम चेक करते हैं और अगर हमें ऐसा मिलता है तो हमें ये श्योर है कि ये जो है फॉलिकुलर है, और मल्टीपल भी हो सकती है। इस सिस्ट की दीवार पतली, थिन, टेंस। टेंस क्या है? जैसे हम सरकम टेंशन तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे पानी का बुलबुला बनता है तो उसमें देखिए बुलबुला इसीलिए तो बना कि वो देख कि उसका सरफेस जो है ऊपर से ऊपर वाला जो टेंस है पूरा का पूरा, उसके अंदर इस तरह से ही ये जो है वो सिस्ट होती है, बनी हुई, फुली हुई, डिस्टेंडेड, सेम डिटो जैसे पानी का बुलबुला है। इसमें साफ हल्का पीला फ्लूइड होता है। और ये क्या है, जब आप हाथ से एक तरफ से इसको सिस्ट को दबाते हैं तो जो इसके अंदर पानी है, जो फ्लूइड भरा है, वो फ्लक्चुएट करता है, यानी कि इधर उधर हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ क्योंकि ल्यूटियल सिस्ट में ऐसा नहीं होता, फॉलिकुलर सिस्ट में, क्योंकि ल्यूटियल सिस्ट हार्ड होती है और फॉलिकुलर सिस्ट जो है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए इसमें जो फ्लूइड भरा है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। आप जब एक साइड से दबाएंगे तो थोड़ा एक साइड में वो हिल सकता है, जा सकता है। अब आती है ल्यूटियल सिस्ट हमारे पास। यह सिस्ट भी अनओवुलेटरी होती है क्योंकि इसमें भी जितना LH हार्मोन की मात्रा स्पुटन के लिए चाहिए, फफोले को फोड़ने के लिए चाहिए, उतनी मात्रा में एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन स्रावित नहीं होता, इसलिए सिस्ट फूटती नहीं है और ओवरी पर बनी रहती है। ये भी 2.5 सेंटीमीटर व्यास की है। अब ये खास ध्यान रखने वाली बात है, डिफरेंशिएशन ये है, केवल एक ओवरी पर होती है और तथा एकल होती है, ये मल्टीपल नहीं होती कभी। इसकी दीवार मोटी होती है, मुलायम होती है, इसमें पशु ताम में आता ही नहीं है, ये खास बात है। अब अगर मान लो आकर के हमें कोई ऑनर कहता है कि मेरा पशु ताम में नहीं आ रहा, तो उसके हमें पता लग जाना चाहिए कि उसके कई कारण हैं। हमें आगे हम एनेस्ट्रस पढ़ेंगे कि मिनरल्स की कमी हो सकती है, हार्मोनल कमी हो सकती है, और ये सिस्ट भी उस पर बनी हुई हो सकती है उसकी ओवरी पर पशु। तो ये फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट में ये डिफरेंशिएशन इन्होंने बताया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें लगा लें, क्योंकि फॉलिकुलर सिस्ट जो है एक ओवरी पर और ल्यूटियल नहीं, एक ओवरी पर भी हो सकती है तथा दोनों पर भी हो सकती है फॉलिकुलर, लेकिन ल्यूटियल सिस्ट एक ही ओवरी पर होती है। यह है फॉलिकुलर एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, और ये जो है वो ल्यूटियल सिस्ट एक एकल होती है। अब इसमें द्रव्य अस्थिर फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ल्यूटियल सिस्ट कठोर होती है और व्यास तो दोनों का ही सेंटीमीटर 2.5 है। फॉलिकुलर सिस्ट की दीवार पतली और ल्यूटियल सिस्ट की दीवार मोटी। फॉलिकुलर सिस्ट को आराम से फोड़ा जा सकता है, लेकिन ल्यूटियल सिस्ट को फोड़ना बहुत कठिन है। फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर का द्रव्य येलो रंग का है और ल्यूटियल सिस्ट में अंबर डार्क येलो अथवा ब्राउन कलर का होता है। फॉलिकुलर सिस्ट में पशु निम्फोमेनिक ज़्यादा होता है और ल्यूटियल सिस्ट में एनेस्ट्रस होती है, हीट में ही नहीं आता ज़्यादा। अब तीसरा है सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम, 3 बताई थी। इस सिस्ट का व्यास 7 से 10 मिलीमीटर वह ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मध्य में एक गुहा कैविटी होती है। मैंने आपको बताया था कि
वो इसलिए बनती है कि ओवा जो है वो रिलीज होने के बाद में ये सिस्ट बनती है। इसमें द्रव्य हिलता हुआ महसूस होता है। ये सिस्ट कोमल होती है तथा इसमें पीला फ्लूइड भरा होता है। CCL के कारण, सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम के कारण ग्राफियन फॉलिकल का एकदम रप्चर हो जाना, एकदम स्फुटक रप्चर हो जाना, ओवुलेशन पॉइंट का जल्दी बंद हो जाना। इसमें साधारण CL की तुलना में कम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बनता है। हमने पता पड़ा कि CL कार्पस ल्यूटियम जो है वो ओवा के रिलीज होने के बाद में ओवरी पर बनती है और वो प्रोजेस्टेरोन देती है जो कि लगातार प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब जस्ट लाइक ए CL तो बनी है ये, लेकिन ये कम प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करती है। सिस्टिक ओवरी के नौ कारण, क्या क्या कारण हैं? साधारणतया ये दुधारू पशुओं में, डेयरी एनिमल का रोग है, अर्थात अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है, उक्त प्रकार की सिस्ट पाई जाती है। यह रोग उन पशुओं में ज़्यादा होता है जिनको सर्दियों में दिसंबर टू फरवरी में बांध कर चराते हैं, अर्थात स्टाल फीडिंग करते हैं। जो पशु चारागाह पर चरने जाते हैं उनमें ये रोग कम होता है, यानी कि जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज होती है उनकी। वैसे तो यह मादा पशुओं को किसी भी उम्र में हो सकता है रोग, लेकिन ज़्यादातर 1 से 3 वर्ष की उम्र के पशु या 2nd से 4th प्रसव तक ज़्यादा ये सिस्टिक ओवरी पाई जाती है। जब पशु को अधिक मात्रा में प्रोटीन देते हैं तो दूध का उत्पादन भी बढ़ता है और सिस्टिक ओवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बीमारी आनुवंशिक भी है, मानते हैं इसको। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की कमी के कारण से भी यह बीमारी होती है, क्योंकि इसकी कमी से ग्राफियन फॉलिकल का ओवुलेशन नहीं होता। मादा पशु को ताम में लाने के लिए जब वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट करें, ध्यान दें, मादा पशु को ताम में, अब ये गांव में जाते हैं, ये फील्ड से रिलेटेड है, तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं ये मेरा जो है वो पशु हिट में नहीं आ रहा, तो लोग स्टिलबेस्ट्रोल या एस्ट्रोजन का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट रखते हैं और उनको पता नहीं होता डोज की मात्रा और वो उसके ज़्यादा लगा के आ जाते हैं। तो आप ध्यान देना कि अब ये अगर ऐसा किया हमने तो उसके पशु को हमने सिस्टिक ओवरी जो है वो सिस्टिक काऊ बना दिया उसका, तो उसकी गाय को या भैंस को। तो इसमें ध्यान देना है। पहली बात तो ये है कि जो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि भैंस में कभी आपने एस्ट्रोजन नहीं देना ब्याई हुई। ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना अभी दोनों, ये कभी भी दुधारू पशु में नहीं देना, और ख़ास तौर से भैंस में तो कभी नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो उसी समय उस भैंस का दूध सूख जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी डोज जो है आप अपनी क्लिनिकल डायरी में लिखें। मादा पशु को ताम में लाने के लिए जब 4 मिलीग्राम एस्ट्राडायोल और 40 मिलीग्राम स्टिलबेस्ट्रोल से ज़्यादा एस्ट्रोजन दिया जाता है तो सिस्टिक ओवरी होने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। डोज भी याद रखने वाली बात है। क्लिनिकल डायरी में आप इसको नोट करें। वाइवा में पूछने वाले क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे। जिन पशुओं में दूध उतारने के लिए, लेट डाउन के लिए प्रतिदिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन या बिना आवश्यकता के ही प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, उनमें ये सिस्टिक ओवरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। LH के नियमित स्त्रावन में व्यवधान पैदा करता है ये प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, तथा पशु के सिस्टिक ओवरी बन जाती है। सिस्टिक ओवरी के लक्षण, सिस्टिक ओवरी के लक्षण, तो सिस्टिक ओवरी के लक्षण मैंने आपको पीछे बताए 2 ही हैं। या तो निम्फोमैनिक हो जाएगी गाय भैंस, और या फिर एनिस्ट्रस हो जाएगी, वो हीट में ताप में आएगी नहीं। सिस्टिक ओवरी साधारणतया ज़्यादातर ब्याने के 120 दिन बाद तक देखी गई है। लक्षणों के आधार पर इस प्रकार के पशुओं को 2 भागों में बांटा गया है, निम्फोमैनिक और एनिस्ट्रस। निम्फोमैनिक पशु शुरू में अनियमित अंतराल पर मद में आता है तथा बाद में लगातार लंबे समय तक हीट में रहता है। निम्फोमैनिक पशु ताव जैसे लक्षण दिखाता है
उदाहरण है बेचैन होना, बार बार रमाना आदि। मादा पशु हीट, ताव जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन दूसरे पशु नर मादा को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती, बल्कि स्वयं दूसरी मादा पर नर सांड की भांति चढ़ती है। इस प्रक्रिया को बुल्लर कहते हैं। तो ये एक नोट करें, फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे शॉर्ट नोट भी बुल्लर किसे कहते हैं, ये अवश्य पूछा जाता है। अन्य लक्षण, पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाना। पेल्विक गर्डल आपने देखा है, पीठ पीछे कहते हैं ना, पुड़े टूट गए, तो वो पुड़े जो हैं ढीले हो जाते हैं, इससे एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो इससे आपको पता है कि पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाएंगे। बार बार हीट में आ रही है गाय, या हीट में ही रह रही है, वल्वा आकार में बढ़ जाती है, ढीली हो जाती है, सूज जाती है, तथा स्त्राव आता है जिसमें ल्यूकोसाइट नहीं होते। वेजाइना, कभी कभी इसका वेजाइनल प्रोलैप्स भी हो जाता है। तो अगर जब वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाएगा, और ये वेजाइना वैसे तो देखा जाए तो गायों के अंदर जनरली निम्नो वेजाइना हो जाता है, क्योंकि गाय की जो वेजाइना की लिप्स हैं वो टाइट नहीं होती, जबकि घोड़ी की वेजाइना की लिप्स जो है वो टाइट होती है। घोड़ी में निम्नो वेजाइना होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें आम बात है, जनरल हो जाता है। और जब अगर प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना हो जाए तो फिर नॉर्मली है, बाहर की एयर का अंदर चले जाना, इन्फेक्शियस हो जाना, वेजाइना के अंदर वेजाइनल लिप्स लूज होने के कारण बाहर का एयर जो है इन्फेक्शन अंदर चले जाना, इसको निमो वेजाइना कहते हैं। बाह्य सर्विक्स आकार में बड़ी ढीली तथा खुली रहती है, यहाँ तक कि एक अंगुली तक भी उसमें चली जाती है। सर्विक्स हमेशा बंद रहती है, लेकिन ये बार बार ताप में आना या लगातार हीट में रहने के कारण सर्विक्स भी जो है वो खुल जाती है, उसमें एक उंगल तक जगह बन जाती है, चली जाती है। गर्भाशय खाली होते हुए भी आकार में बड़ा हो जाता है, उसकी दीवारें मोटी फ्लैसिड हो जाती हैं तथा टोनोसिटी, उसकी टोन जो है वो समाप्त हो जाती है। इसमें सिस्ट की दीवार पतली होती है तथा अंगुली से दबाने पर फूट जाती है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसको, क्योंकि ये फॉलिकुलर सिस्ट है और ये जो है वो फूट जाती है, अगर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो है इसको टैकल करे तो इसको आराम से टैकल कर सकता है, इसको आराम से इस सिस्ट को फोड़ सकता है। लंबी निमोमैनिक स्थिति के कारण पेल्विक लिगामेंट ज़्यादा ढीले होने के कारण पूंछ का सिर यानी कि सिरा, टेल हेड ऊपर उठ जाता है। ये आपको इसने बता भी रखा है, इसको देख लें। और ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे स्टर्लिटी हम्प कहते हैं, ये दिखाई देता है ऐसे जानवरों के अंदर। जब ये स्टर्लिटी हम्प बन जाता है तो ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन ये इसकी ख़ास तौर से निशानी है। ये बहुत सुंदर डायग्राम जो एकदम बता रखा है कि किस तरह से, ये देखो टेल हेड जो है ऊपर उठा हुआ है, और ये जो लिगामेंट हैं, पेल्विक लिगामेंट लूज होने के कारण ये ऊपर उठ गया हुआ है। यदि पशु दूध देता है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो आज जो है वो हम इसको इतना ही लेंगे, फिर जो है नेक्स्ट में हम एनिस्ट्रस की स्टेज को पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें निम्फोमैनिक पढ़ा, और एनिस्ट्रस वाले को हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।